वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट जो कि फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, इसके अलावा इसमें और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो पहले हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स इसका मतलब होता है कि फार्मिको मतलब होता है ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट करना। तो किसी भी ड्रग का मूवमेंट करना ये कहलाता है फार्मिकोकाइनेटिक्स, राइट। तो डेफिनेशन भी जब भी आपका क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, ओके, इसके कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स को डिफाइन करना होता है। या किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो उसमें सबसे पहले आपको उसको डेफिनेशन देना है कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की यदि हम बात करें डेफिनेशन की, तो हमने यहाँ लिखा हुआ इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, राइट। मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के थ्रू आउट जो है, ये पूरी बॉडी में जो ड्रग मूवमेंट करती है उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, राइट। अब ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, यदि हम डायग्राम की मदद से यहाँ समझना चाहें, ये डायग्राम जो हमने फार्माकोलॉजी की केडी त्रिपाठी बुक से लिया है, तो आप भी वहाँ से देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास चार टाइप की होती है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये चार पैरामीटर जिसको हम एडीएमई कहते हैं, पहले से सुनते आए हैं। ओके, तो एडीएमई के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल या जो भी डोजेस फॉर्म आप खाते हो उसके साथ में क्या क्या होता है, क्योंकि डेफिनेटली जो ड्रग आप खाओगे, जो डोजेस फॉर्म आप खाओगे, अल्टीमेटली वही डोजेस फॉर्म आगे जाके जो है एपीआई में कन्वर्ट होगा और आगे जाके वो क्या होगा, फ्री ड्रग में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, यही फ्री ड्रग जो है आगे आपके जो भी इफेक्ट आने वाला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, राइट। तो देखते हैं बॉडी के अंदर इस ड्रग के साथ में क्या क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म को जैसे आपने इंटेक किया तो ये क्या करता है, ड्रग को सोल्यूशन में रिलीज करता है। मतलब जो स्टमक में ड्रग गई है तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगी, देन डिजोल्व होगी। डिजोल्व होने के बाद में ये जो ड्रग है सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल जो है सोल्यूशन फॉर्म में आ चुके हैं। नाउ ये जो ड्रग है इसके साथ में क्या होगा, डेफिनेटली ये ड्रग जो है क्या होगी, अब एब्जॉर्प्शन के लिए जा रही है। मतलब स्टमक के लेयर को क्रॉस करके अभी कहाँ जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड कंपार्टमेंट जो है ये किसका है, ब्लड का है ना। यहाँ पे ये ब्लड में आ गया तो हमारी जो ड्रग है वो अभी फ्री ड्रग है और ये ब्लड में आ चुकी है, राइट। इस फ्री ड्रग के साथ में क्या क्या होगा, इसका क्या डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर इसके चार तरह के डेस्टिनेशन हैं, किस ड्रग के साथ में क्या क्या हो सकता है। पहला, जो ड्रग है इसमें से कुछ अमाउंट जो है, फ्री वाला जो अमाउंट है ड्रग का, वो कहाँ चला जाएगा, साइट ऑफ एक्शन पे चला जाएगा, जहाँ पे इसको एक्चुअल में वर्क करना है। वहां जाकर ये टिश्यू से बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ टिश्यू बाइंडिंग हो सकती है ना। यहाँ पे साइन जो लगा है वाइस वर्सा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो ड्रग यहाँ से बाउंड होती है वो ड्रग फ्री फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, राइट। और अगेन ये यहाँ पर कहाँ आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। सेकेंड, इसका डेस्टिनेशन देख के चलते हैं कि ये स्टोरेज टिश्यू में चला जाता है। मतलब कुछ ड्रग ऐसी होती है जो कि स्टोरेज के लिए चली जाती है। तो फ्री फॉर्म का जो ड्रग है वो कहाँ पे हो जाता है, टिश्यू में जाके बाइंड हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी वाइस वर्सा लिखा हुआ है कि यदि यहाँ बाइंड ड्रग है तो ये अगेन फ्री फॉर्म में आगे कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड के अंदर भी आ सकती है, राइट। तीसरा, तीसरा डेस्टिनेशन यहाँ देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मतलब यदि हम बात करें लिवर की, तो जहाँ पे कि आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं मेटाबोलाइट। तो ये मेटाबोलाइट अगेन कहाँ पे आने वाला है, ब्लड के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि सर्कुलेशन जो पार्ट है वो किसका है, यहाँ पे ब्लड का है। तो मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइट जो है यहाँ पर ब्लड के अंदर आ गया। ओके, इसके साथ ये जो मेटाबोलाइट अब कहाँ जाएगा, एक्सक्रीशन के लिए जाएगा। या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी फ्री ड्रग है, जो बची हुई ड्रग है, ये एक्सक्रीशन के लिए भी जा सकती है। तो उसके दोनों डेस्टिनेशन हो सकते हैं। जो हमने ये भी बात की ये भी डेस्टिनेशन हो सकता है, और लास्टली यहाँ पे एक्सक्रीशन का भी डेस्टिनेशन हो सकता है। दोनों ही केस में यदि फ्री ड्रग की बात करें या मेटाबोलाइट की बात करें, तो उसमें ये यूरिन के अंदर, बाइल के अंदर, फीसिस के अंदर, स्वेट के अंदर और सलाइवा के अंदर, है ना। तो ये पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के जिसके थ्रू जो है ड्रग बाहर जाती है। तो उसमें यूरिन, बाइल, फीसिस, स्वेट एंड सलाइवा हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन भी हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, अगेन यहाँ पे ये मेटाबॉलिज्म भी हुआ और यहाँ पे एक्सक्रीशन भी हो गया। दीज ऑल पैरामीटर कम्स अंडर द फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब उस ड्रग के साथ में बॉडी के अंदर क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे मूवमेंट हुआ, उसको हम कहेंगे सिंपल सा फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके गाइस, ओके।
तो यहाँ पे हमने 4 स्टेप ऑलरेडी लिखी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो हमने डिस्कस किया अभी। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो भी मॉलिक्यूल है ड्रग का, वो ब्रेकडाउन होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद उसको मेम्ब्रेन से क्रॉस होना पड़ता है ना। ब्लड में जाने के लिए उसको मेम्ब्रेन से क्रॉस होना जरूरी है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और ये बनी किस चीज़ की होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। ठीक है, लिपो प्रोटीन की बनी हुई यहाँ पर ये लेयर है। इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा किसको? जो भी मॉलिक्यूल है उसको, राइट। इसी को हम कहते हैं यहाँ से कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्कुलेशन जब जा रहा है वाया दिस मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, पहले हमने कहा इसका नेचर क्या होता है? लिपिड एंड प्रोटीन का होता है। सेकेंड, इसमें क्या होती है? बाइलेयर्ड होती है और अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। इसकी जो थिकनेस होती है ये कैसी है? 100 एंगस्ट्रॉम है, बाइलेयर्ड है। तीसरा, इट हैज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड भी है और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ बोथ साइड व्हाइल द नॉन पोलर इज इनसाइड। अंदर का जो लेयर होता है वो नॉन पोलर होता है और बाहर का जो लेयर होता है मेम्ब्रेन में, वो कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में। देन हम बात करेंगे कि ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट होता है किन किन मैकेनिज्म के थ्रू होता है ना। क्वेश्चन भी कई बार इसमें पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू द मेम्ब्रेन, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मेथड्स का, किसके थ्रू ये यहाँ पे जाती है ड्रग्स। पहले क्लासिफिकेशन जो है हमारा कि जो ड्रग है इसको हमने जो मेथड है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, नॉट फैसिलिटेशन। इट इज अ पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। सेकेंड है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर आता है कैरियर ट्रांसपोर्ट। और कैरियर ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेन दो टाइप का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके गाइस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ओवरऑल ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है, समराइज फॉर्म है, जिसमें कि इजीली आप इसको याद कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन से। जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, ओके, इसमें क्या होगा? नाम से क्लियर है, पैसिव। पैसिव का मीनिंग होता है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। और डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपली एक जगह से, मतलब एक एंड से दूसरे एंड में चले जाना वाया दिस मेम्ब्रेन। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पे आप डायग्राम को देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पे? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का जाना थ्रू द मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं यहाँ पर कि ये जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन जो होगा हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होगा, हायर टू लोअर ही होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने देखा है कि जो रेड मॉलिक्यूल है क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। ब्लैक मॉलिक्यूल जो नॉन लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ड्रग की, उतनी जल्दी ये क्या होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये दूसरी जगह चला जाता है, मतलब अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा। वहीं पे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको जाने के लिए चैनल की ज़रूरत है, ओके, या पोर की ज़रूरत है। तो ये छोटे मॉलिक्यूल आप देख रहे हो जो कि नॉन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, स्पोर के थ्रू यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। दो मैकेनिज्म हो गई यहाँ पे। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करना, दूसरा हो गया यहाँ पर चैनल के थ्रू या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू मूव करना। ठीक है, हम थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं। पहला है ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमेशा जो डिफ्यूजन होगा ना वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, ओके, विदाउट एक्सपेंसेस ऑफ द एनर्जी, है ना। हम वहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स एंड जेनोबायोटिक्स। ये सबसे कॉमन मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन की यहाँ पर, है ना। किस किस के लिए? ड्रग के लिए भी है और जेनोबायोटिक्स के लिए भी है। जेनोबायोटिक्स का मतलब होता है कि फॉरेन सब्सटेंस का प्रेजेंट होना, ठीक है ना, अदर देन ड्रग। नाउ लिपिड soluble drug attain a more higher concentration so as to diffuse fast। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हायर कंसंट्रेशन साइड है यहाँ पर लिपिड soluble मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होकर इसको क्रॉस ओवर हो जाते हैं, मतलब दूसरी साइड चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन मेथड। आगे हम बात करेंगे कि पीएच का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, पीएच का इन्फ्लुएंस क्या होगा?
पीएच की यदि बात करें तो उसमें ऐसी ड्रग्स हैं जो कि या तो वीकली एसिडिक होती है या वीकली बेसिक ड्रग होती है। एसिडिक ड्रग जो होता है उस वो यदि अल्कलाइन पीएच पे चला जाए तो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, राइट। एसिडिक ड्रग यदि अल्कलाइन पीएच पे चला गया तो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। इसी तरह से जो अल्कलाइन ड्रग है एसिडिक पीएच पर भी आयोनाइज होती है, मतलब स्टमक के अंदर आयोनाइज हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ड्रग अनायनाइज फॉर्म में होती है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द आयनाइज्ड ड्रग, ओके। तो इतनी चीज़ें हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो पीएच का वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। वीकली एसिडिक ड्रग है और यदि वहाँ पे कोई अल्कलाइन नेचर है या अल्कलाइन मीडिया है तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। यदि एसिड ही रहेगा तो क्या होगा, अनआयनाइज रहेगा। तो ड्रग का बेस्ट फॉर्म जो कि ट्रांसफर होने के लिए बेस्ट होता है दैट इज द अनआयनाइज्ड ड्रग। सेकंड बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, ठीक है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि फिल्ट्रेट निकालना, है ना। फिल्ट्रेट में हम एक कोई छन्नी रखते हैं और ऊपर से कुछ जो सोल्यूशन होता है उसको डालते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब फिल्ट्रेट निकालते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ओके। यहाँ भी क्या है, इट इज द पैसेज ऑफ द ड्रग थ्रू द एक्वस पोर, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उस मेम्ब्रेन की जगह एक्वस पोर दिया हुआ है जिसके थ्रू ये पैसेज आउट होते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है। लिपिड एंड soluble ड्रग क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सॉल्युबल ड्रग है वो तो जो मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर भी लिपोप्रोटीन का होता है, उसमें डिजोल्व होकर दूसरी साइड जा सकती है। बट जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ चैनल्स होते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं कुछ पोर्स होते हैं। तो प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू जो भी ड्रग का मॉलिक्यूल है वो दूसरे साइड जाएगा, ठीक है। तीसरा है, दिस डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। जितना ज़्यादा ब्लड का रेट होगा फ्लो होने का उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन भी होगा। नाउ सेकेंड है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, है ना। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर हम यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड और पिनोसाइटोसिस दोनों को लेते हैं। हालांकि पिनोसाइटोसिस जो है लार्ज मॉलिक्यूल के लिए है, बट हम ड्रग में यदि हम बात करें तो कैरियर मीडिएटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैरियर मीडिएटेड की यदि हम बात करते हैं इसका मतलब है कि बीच में कोई थर्ड पर्सन जरूर होता है ना, दो डेस्टिनेशन के बीच में थर्ड पर्सन यहाँ पे जो होता है, ओके, वो क्या काम करेगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर का काम करेगा, राइट। ट्रांसपोर्टर या कैरियर का काम करेगा, है ना। तो ट्रांसपोर्टर या जो कैरियर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आयन को, न्यूट्रिएंट को, मेटाबोलाइट को, ट्रांसमिटर्स को, इनको क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं, लेके जाते हैं, ओके। सेकेंड है ट्रांसपोर्टर कंबाइन विद देयर सबस्ट्रेट। अब जो ट्रांसपोर्टर होता है ये मेम्ब्रेन की अपर साइड पे प्रेजेंट है। अब इसने क्या किया कि जैसे इसके पास में सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट आपको कोई भी आयन हो सकता है, ठीक है, कुछ मेटाबोलाइट न्यूट्रिएंट हो सकता है। तो जैसे ही इम्पल्स आती है तो ये यहाँ पर क्या होगा, जो भी आयंस है या जिसको हम सिंपल से कहें सबस्ट्रेट, ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। किसके साथ बाइंड होगा, इसी ट्रांसपोर्टर के साथ में, जो कैरियर ट्रांसपोर्टर है इसके साथ ये बाइंड हो गया। बाइंड जैसे ही हो वैसे कुछ कुछ कंफर्मेशन चेंजेस होते हैं उसके अंदर। और फिर कंफर्मेशन चेंजेस होने के बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड प्रोसेस आती है, वो क्या है, डिसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन होना है यहाँ पे, सबस्ट्रेट अलग निकल जाएगा यहाँ और ट्रांसपोर्टर अलग निकल जाएगा। यही ट्रांसपोर्टर अगेन क्या हो जाएगा, वापस चले जाएगा ताकि नए मॉलिक्यूल को लेके आ सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि डिसोसिएशन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सबस्ट्रेट होते हैं तो हर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टर चेंज हो जाता है। गॉट इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बेस पे कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, कैसे ये वहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो दो टाइप के होते हैं इसके अंदर भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और होता है दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आपने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की, थर्ड पर्सन वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ जो थर्ड पर्सन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसपोर्टर। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें जो ट्रांसपोर्टर का भी टाइप है वो कैसा है आपका, एसएलसी टाइप का है, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर टाइप का है ना, एसएलसी टाइप का है ये, ओके। तो जो भी सबस्टेट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, इट इज ड्यू टू ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, है ना। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला होता है यहाँ पर पोटर प्रेजेंट होगा, है ना। दूसरा है कि यहाँ पे सबस्टेट भी प्रेजेंट होगा। गॉट इट। ट्रांसपोर्टर का जो फैमिली है वो एसएलसी टाइप का होता है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें कि जो एंट्री ऑफ ग्लूकोज है मसल्स के अंदर,
और फेट सेल्स के अंदर इसको कौन गवर्न करता है? GLUT4, GLUT, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये यहाँ पे इसको गवर्न कर रहा होगा। इसी टाइप से और भी कई तरह के ट्रांसमीटर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, है ना, या ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। इसी के बाद में इसका जो दूसरा टाइप है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव उसका नाम ही है कि इसमें क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बिना एनर्जी के वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी आती है, इट रिक्वायर द एनर्जी एज ट्रांसपोर्ट सोल्यूट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोअर टू हायर भेज रहे हैं। अब लोअर टू हायर यदि भेज रहे हैं डेफिनेटली एनर्जी की जरूरत होगी, और ये एनर्जी ही यहाँ पर क्या कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, मतलब एनर्जी हेल्प करती है। तो ड्राइविंग फोर्स के बेस पे हम दो टाइप का इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्टिव, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो कहाँ से डिराइव की जाती है, वो डिराइव की जाती है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, है ना। एटीपी का हाइड्रोलिसिस जैसे ही होता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल या फॉस्फोरस मॉलिक्यूल निकलता है, वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो ट्रांसपोर्टर होता है, मतलब जो थर्ड पर्सन है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, दैट इज एबीसी, है ना। एटीपी बाइंडिंग कैसेट जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एबीसी। और इसी का यहाँ क्या होता है, एटीपीज एक्टिविटी होती है। एटीपीज एक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पे एटीपीज एंजाइम जो है वर्क करता है, और एटीपी से एक फास्फोरस मॉलिक्यूल को निकलवाने में हेल्प करता है। देन हम बात करेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है इसके अंदर भी एनर्जी लगेगा, बिकॉज ये एक्टिव का टाइप है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, ओके। तो ये क्या करता है, जो मॉलिक्यूल डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट में दूसरे मॉलिक्यूल को ऊपर पहुंचाने या नीचे लाने के लिए, ओके, ये यहाँ पर क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी। यहाँ लिखा हुआ है हमने कि इन दिस एनर्जी टू पंप अ सॉल्यूट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ अनदर सॉल्यूट। एक सॉल्यूट के नीचे आने से दूसरा सॉल्यूट जो है या तो उसके साथ ऊपर चला जाएगा या फिर एक डायरेक्शन में मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। दो टाइप से है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब होता है दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंटीपोर्ट का मतलब होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन, है ना। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन तक जाना, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्वस सॉल्युबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, एरिया ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस है, वस्कुलरिटी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ओरल है, सी है, इंट्रामस्कुलर है, टॉपिकल है, ओके। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो वन बाय हम देख लेते हैं। पहला है एक्वस सॉल्युबिलिटी। अब मान लीजिए कोई ड्रग है जो उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो क्या होगा, डाइल्यूशन फॉर्म में ज़्यादा नहीं आ पाएगी, ज़्यादा नहीं आएगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ओके। इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए एक्वस सॉल्युबिलिटी का होना ज़रूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन। अब जो पैसिव डिफ्यूजन है डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। ड्रग गिवन इन द concentrated solution is absorbed faster as compared to the dilute one। तो आप देखें यहाँ पे कि जो दो सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड है और दूसरा क्या है, डाइल्यूट है, तो उसमें से जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट वन, ठीक है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन का भी इसमें इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एरिया, है ना। एरिया जहाँ पर कि कैपिलरीज ज़्यादा होती है, कैपिलरी बेड ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कैपिलरी बेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके। इसकी वजह से क्या होगा, सर्फिंग जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे क्या होगा, फास्टर होगा। नेक्स्ट है वेस्कुलरिटी। वेस्कुलरिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा नंबर ऑफ बैड्स ऑफ द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ताकि जो भी आप खाओगे जल्दी से एब्जॉर्ब होगी, सीधा वो सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम जो भी ड्रग होती है इसको ब्लड सप्लाई की विसिनिटी के पास छोड़ देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो जाती है। पहला लेते हैं ओरल रूट। तो ओरल रूट जो होता है ये मैक्सिमम यूज़ किया जाने वाला, या मेजोरिटी जो है ड्रग्स की इसी कैटेगरी में है कि ओरल रूट से लेते हैं जब तक कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाने वाला जो है रूट है। इसमें जो बैरियर है वो क्या है, आपका एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द जीआईटी, है ना।
नॉन आयनाइज लिपिड सॉल्युबल ड्रग एब्जॉर्ब फास्टर, जो कि ड्रग अनआयनाइज्ड है और लिपिड सॉल्युबल है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसमें से कि बेसिक ड्रग जो होती है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी और एसिड ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की। पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा जो है वो छोटा होगा, ओके, रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा और वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। फूड की बात करें तो फूड हमेशा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को डिले कराता है ना, इसलिए एम्प्टी स्टमक में ड्रग जो है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एज कम्पेयर टू हैविंग द फूड इन द स्टमक, ओके। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि जो ड्रग है जैसे ही खाया वो डिग्रेड हो गई, टूट गई, है ना। जैसे बात करेंगे हम पेनिसिलिन जी की, तो पेनिसिलिन जी जो होता है वो एसिड के थ्रू डिग्रेडेड हो जाता है, वर्क नहीं करेगा। इंसुलिन, ये भी पेप्टाइडेज एंजाइम जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है उसके थ्रू ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड है सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस का क्या मीनिंग होता है कि हम क्यूटेनियस मतलब हमारी जो एपिथेलियल लेयर है या स्किन है, स्किन में कई सारी लेयर्स होती हैं, तो डर्मिस वाली जो पोर्शन होता है वो सबक्यूटेनियस कहलाता है, वहीं पे हम इंजेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर वर्क करती है, ठीक है। एससी रूट इज स्लोअर देन द इंट्रा मस्कुलर रूट। एससी रूट जो होता है वो इंट्रामस्कुलर रूट के कंपैरिजन में स्लो होता है, ठीक है। पर दोनों ही ओरल के कंपैरिजन में फास्ट है ना, ओरल कंपैरिजन में दोनों ही ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। कभी कभी सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर होता है तो वहाँ थोड़ा सा हीट का एप्लीकेशन करते हैं ताकि, या मस्कुलर एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन जो है फास्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिकल। टॉपिकल में आपने देखा कि स्किन के ऊपर लगाते हैं, कॉर्निया हो गया, म्यूकोस मेम्ब्रेन हो गया, तो ये भी डिपेंड करेगा इसके ऊपर लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतनी जल्दी वो ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो हम जब स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं किसी भी क्रीम का, ओके, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पर रबिंग करना होता है। रबिंग करने से क्या होगा, थोड़ा हीट प्रोडक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम कॉर्निया की। आइस के अंदर कॉर्निया जो होता है इसके अंदर से भी जो ड्रग है वो पेनिट्रेट हो जाती है। तीसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, रेक्टम, वेजाइना एब्जॉर्ब्स लाइपोफिलिक ड्रग्स। तो जितनी भी लाइपोफिलिक ड्रग है ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये अपने आप में क्या करती है, इसको एब्जॉर्प्शन करवाती है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट वाले जो वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।